Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Commerce section. We are in business study in staffing chapter 6. Before this video, we learned about staffing, the concept of staffing, and what is the importance of staffing towards an organization. As we know that in previous video, we became to know that staffing is all about human resource management, because staffing is the most vital function of management, and because the overall organization performance what depends upon staffing and their human resource, so it is a very important function of management, and staffing plays a pivot role in overall managerial function within an organization, and it is very important. So in this chapter we discuss, in this video we going to discuss that evolution of human resource management, and in this topic we also mention that why there is need of evolution of human resource management, and as we know that staffing and human resource management is not separated from each other, both are same aspect of a single एक ही काम के दोनों पहलू हैं, स्टाफिंग कहिए या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहिए, और दोनों ही मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से भी और ऑर्गेनाइजेशन के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है. अब जो है कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करेंगे कि मानव संसाधन जो प्रबंधन है उसकी उत्पत्ति क्यों हुई और क्या आवश्यकता हुई और कैसे हुई. तो सबसे पहला है लेबर वेलफेयर ऑफिसर. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टाफिंग जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, और द वर्क्स फ्रॉम मैन मेड हैंडमेड टू शिफ्टेड फ्रॉम हैंडमेड टू मशीनरी, और बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने जब लेबर की भर्ती शुरू की इंडस्ट्रीज में, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ ही इमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियन हुआ. यानी जब श्रमिक एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में किसी इंडस्ट्री में काम करने लगे तो वहाँ पे ट्रेड यूनियन का, श्रम संघों का उदय हुआ, और इन ट्रेड यूनियन को लीड्स वो लेबर लीड करते थे, और दे want a equal participation in the profit of an organization industry, and therefore for developmental process ये जरूरी था कि उन ट्रेड यूनियनों से समझौता किए जाए, बात किए जाए, और उन्हें एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनको एज्यूम किया जाए. और इसके लिए एक पर्सन, देयर इज नीड ऑफ ए पर्सन हु एक्ट एज एन मीडिएटर बिटवीन labor and management. So therefore there is a person arise or appear that were called labor welfare officer, और हर मैनेजमेंट में हम एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर को देखते हैं जो एक इंटरमीडिएट मध्यस्थ की भूमिका निभाता है. सपोज कि वो ट्रेड यूनियन का मुखिया भी हो सकता है, और वो मैनेजमेंट के बीच, प्रबंध के बीच और श्रमिकों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, और उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करना. द वर्क इज अ लेबर वेलफेयर ऑफिसर टू एस्टैब्लिश अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन लेबर फोर्सेस एंड मैनेजमेंट. सेकंड है पर्सनल ऑफिसर एंड पर्सनल मैनेजर्स. देखिए, पर्सनल ऑफिसर्स एंड पर्सनल मैनेजर्स का जो है कि विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, जब फैक्ट्री सिस्टम इमर्ज हुआ, और फैक्ट्री सिस्टम जब इमर्ज हुआ तो थाउजेंड ऑफ वर्कर्स गॉट एम्प्लॉयड अंडर वन रूफ, और एक ही छत के अंदर अंतर्गत हजारों जो श्रमिक हैं वो काम करने लगे. एंड इसके अंतर्गत द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायरिंग एंड मेंटेनिंग ए स्टाफ was assigned to personal officer which was later on called personal manager. और इतनी बड़े श्रमिकों की मात्रा को मैनेज करना, उनको कार्य के प्रति मोटिवेट करना, और उनको ऑर्गेनाइजेशन का एक अभिन्न अंग बनाना, कि ताकि वो लेबर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझे. तो इन सब तरह की मनोवृत्तियां को पैदा करने का कार्य वर्करों के बीच, और वर्कर को
इंडस्ट्रीज का एक अभिन्न पार्ट बनाने में और उन्हें उसके लिए उनको उस इंडस्ट्री के लिए, उस फैक्ट्री के लिए उनके कार्यभार को समर्पण के दिशा में ले जाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत हुई। और वो व्यक्ति जो है, शुरुआत में इसे पर्सनल ऑफिसर कहा गया और इसी व्यक्ति को हम लेटर बाद में चल करके पर्सनल मैनेजर कहने लगे। तो ये लेबर ऑफिसर और पर्सनल मैनेजर ये सब इस बात के लिए मैनेजमेंट में स्टैंड करते हैं कि वो जो वर्कर है, जो स्टाफ्स है, जो लेबर है, उनमें एक सामंजस्य, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शन को स्मूथली वो कैरी अप करे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का मुख्य कार्य है कि वो श्रमिकों की क्षमता को, यानी कि हम लोग जानते हैं कि फैक्ट्री सिस्टम में और इंडस्ट्रियल सिस्टम में हजारों श्रमिक एक साथ काम करते हैं और एवरी लेबर और वर्कर हैज डिफरेंट एबिलिटी, different skill, different knowledge, and differently they trained also. So on this basis, the human resource manager, the main function of human resource manager जो होता है, उसको ये देखना होता है कि which person is most suitable for which work and which person have to be placed on that particular job or on that particular work. तो इस काम को human resource manager करते हैं। इस तरह से जो ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन में एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अलग डिपार्टमेंट के रूप में एस्टैब्लिश हुआ, अपीयर हुआ और उसका मुख्य कार्य स्टाफिंग यानी ह्यूमन रिसोर्स को, फिजिकल रिसोर्स तो है ही, कैपिटल रिसोर्सेज भी है ही ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उनको यूटिलाइज करना, उनको प्रोडक्शन मैनर में लाने का काम, उनको प्रोडक्शन प्रोसेस में लाने का काम ये ह्यूमन रिसोर्स करेगी। तो इट इज वेरी, यानी फिजिकल और कैपिटल रिसोर्स से ज्यादा जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना और उनको प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंट करना, उनको लायक बनाना। और इसके लिए एक बड़ा डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना और उसके बाद से ही ये मानव संसाधन जो प्रबंधन है उसकी उत्पत्ति हुई आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और अभी वर्तमान में सभी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट है, उनका जो सर्वाइवल है, ग्रोथ है, उनका जो फ्यूचर प्लान है, उनकी जो एबिलिटी है, ये बहुत हद तक उनका जो क्वालिटी एनहांसमेंट है, मार्केट शेयर है, सभी कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन का इसी बात पर निर्भर करता है कि उनके ह्यूमन रिसोर्स यानी स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है। और इतिहास गवाह है, टाटा, टिस्को और टेल्को को हम देखते हैं, या अभी हम रिलायंस को देख रहे हैं, या फिर बहुत सारे कंपनियों को हमने उदाहरण के रूप में देखा है कि इतिहास गवाह है कि जिन कंपनियों का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत वेल डिफाइंड है, वेल एस्टेब्लिश है और ऑर्गेनाइज्ड है, वो कंपनियां आज तेजी से विकसित हो रही हैं, तेजी से वो अपना विकास कर रही हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ organization, and from that time the human resource management emerged as a separate department within organization who manage workers and laborers towards production activities. Now the second point is staffing process. What is the staffing process? Staffing process में होता क्या है और क्या इसके स्टेप्स हैं, इनको देखेंगे हम। सबसे पहले स्टाफिंग प्रोसेस में जो पहला काम होता है एचआरएम के पास, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास, वो होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट के बाद सबसे पहला डिपार्टमेंट जो एस्टेब्लिश होता है वो एचआरएम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। और उस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि उसे एस्टिमेट करना पड़ता है, आकलन करना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है कि उसे कितने लोगों की जरूरत है और किस तरह के लोगों की जरूरत है। इंजीनियर्स की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, नर्सेज की जरूरत है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर की जरूरत है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, ये किस तरह के लोग और कितने लोग चाहिए, ले वर्कर्स चाहिए या केवल फिजिकल वर्कर्स चाहिए। तो ये सब एस्टिमेशन का काम। द फर्स्ट स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोगों की जरूरत है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मूल शब्दों में हम कह सकते हैं इसको विज्ञापन। ये रिक्रूटमेंट आप लोग देखते हैं कि पेपर में
इंटरनेट पे, पेपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी पे, इंटरनेट पे, सभी तरह से जितने भी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पेपर मीडिया, इंटरनेट, इन सब के माध्यम से, रेडियो, तो इन सब के माध्यम से कंपनियां जो है वो विज्ञापन निकालती हैं। और विज्ञापन में फिर बहुत सारे डिटेल होते हैं। हमें इतने लोगों की आवश्यकता है जिनका मिनिमम क्वालिफिकेशन ये हो, ये काम, उनको इस चीज का एक्सपीरियंस हो, इस कार्य का एक्सपीरियंस हो, उनका जो है वो प्रोबेशन पीरियड इतना होगा, उनका जो है सैलरी इतना होगा, और फिर उनको किस प्रोसेस से गुजरना है। तो दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जस्ट इज एडवर्टाइजिंग रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तीसरा है सिलेक्शन। आफ्टर रिक्रूटमेंट, जब बहुत सारे आवेदन, रिक्रूटमेंट इज ए एडवर्टाइजमेंट इन विच कंपनीज मोटिवेट जनरल पीपल्स टू अप्लाई। वो जनरल पीपल को मोटिवेट करते हैं कि वो उस कंपनी में, उस जॉब के लिए वो अप्लाई करे, इफ दे फाइंड देयर सेल्फ सुटेबल फॉर दैट जॉब। आफ्टर दैट रिक्रूटमेंट, द नेक्स्ट प्रोसेस और स्टेप इज सिलेक्शन। उसके बाद सिलेक्शन है। सिलेक्शन कैसे करेंगे? सिलेक्शन के बहुत सारे मोड होते हैं, जैसे रिटेन एग्जाम्स होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं बैंक और रेलवे के लिए सरकार रिटेन एग्जाम लेती है, बीपीएससी या आईएएस के एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विसेज यूपीएससी, उसमें भी रिटेन एग्जाम होते हैं, फिर प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं, मतलब पीटी एग्जाम्स होते हैं, फिर मेन एग्जाम होते हैं, फिर वाइवा और इंटरव्यू होते हैं। तो व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? सिलेक्शन प्रोसेस कौन सा अडॉप्ट करते हैं, ये फैक्ट्री पर और वर्क नेचर पर डिपेंड करता है। सिलेक्शन के बाद उनका प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन देखा जाता है। यानी सिलेक्शन के बाद जो भी सिलेक्ट होते हैं, तो सिलेक्शन के बाद उनको हम प्लेसमेंट देते हैं। प्लेसमेंट यानी उनको उनके कार्य पर हम लगाते हैं, उनको उनका कार्य बताते हैं और उनका ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन इट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्क कल्चर विद इन दैट पर्सन। क्योंकि वो व्यक्ति एक्सपीरियंस है या काम जानता है या नॉलेजेबल है, लेकिन वो उस एनवायरमेंट में, उस ऑर्गेनाइजेशन में कभी उस वर्क को परफॉर्म नहीं किया है, कैसे करना है, क्या है, व्हाट इज द वे, व्हाट इज द मेथड टू परफॉर्म। तो ये सब जब हम उसको ओरिएंटेशन करते हैं, उसको उसके लिए उन्मुख करते हैं, उसको हम उसके लिए ट्रेंड करते हैं। तो प्लेसमेंट के साथ ओरिएंटेशन होता है काम, यानी उसमें किसी सीनियर के साथ उसको हम बैठाकर उसके कार्यों को हम बताते हैं, कैसे करना है, वे बताते हैं, तरीका बताते हैं, सब दैट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। लेकिन ये इनिशियल वर्क है, भले हम उसको प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन करके उसको काम हम लेने लगे, लेकिन ये उसका पूर्ण विकास नहीं है जब तक हर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरह से एम्प्लॉय को ढालने के लिए, अपने तरह से एम्प्लॉय को मॉडिफाई करने के लिए वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी करवाता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या है कि ट्रेनिंग से ही उसका डेवलपमेंट होता है। यानी 15 दिन का, 1 सप्ताह का, 10 दिन का, हर ऑर्गेनाइजेशन उस वर्कर को अपने वर्क कल्चर, अपने एक्टिविटीज के बारे में, अपने संसाधनों के बारे में, अपने सोर्सेज के बारे में, अपने लिंक्स के बारे में उसको ट्रेंड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपने तरह से उसको मॉडिफाइड करते हैं, उनमें चेंज लाते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं, उनको अपने लायक बनाते हैं वो। तो दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगला है परफॉर्मेंस अप्रेशियल। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बाद हर एम्प्लॉय के का एक टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट में उसके परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि किसका कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, और उसी आधार पर उसको जो है फिर आगे उसको पोस्ट और ड्यूटी असाइन किए जाते हैं परफॉर्मेंस अप्रेशियल के बाद। उसके बाद प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, उसको ये भी बताया जाता है कि आप यहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, व्हाट इज योर कैरियर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बैंक में बहुत सारे स्टाफ कलर्क ज्वाइन करते हैं और फिर वो जनरल मैनेजर होकर रिटायर करते हैं। पुलिस में भी बहुत सारे स्टाफ कांस्टेबल और जनरल सिपाही में ज्वाइन करते हैं और फिर वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके डीएसपी और एसपी तक के रैंक तक वो पहुंच सकते हैं। आईएएस में भी वो बीडीओ और सीओ से ज्वाइन करके वो फिर आईएएस यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक वो जा सकते हैं। तो व्हाट इज द कैरियर प्लानिंग, व्हाट इज द प्रमोशन वे एंड पाथ, तो इन सब को उनको क्लियर करते हैं और इस हिसाब से वो मोटिवेट होते हैं। उसके बाद से उनका कंपेंसेशन यानी उनकी सैलरी, उनका पीएफ, उनका जो सैलरी है, उनका पेंशन, ये सब कुछ डिसाइड होता है। और देन आफ्टर, और इन सारे प्रोसेस में 6 महीना से 1 साल तक का टाइम लग सकता है, 2 साल तक का भी टाइम लगता है। इस टाइम पीरियड को हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, जो हर एम्प्लॉय को इसको पूरा करना है, एंड दैट इज द स्टाफिंग प्रोसेस। एंड आफ्टर
the completion of this whole process, a staff became a permanent staff of that organization, and then he worked for that organization. Meaning of recruitment क्या है? Recruitment हमने बताया कि it is a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in organization. ये एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई करें इफ दे फाइंड सुटेबल देयर सेल्फ टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर वर्क एंड इफ दे हैव एबिलिटी, क्वालिफिकेशन and knowledge towards that work, they must apply. For this we also motivate and stimulate general peoples to apply that application by various types of advertisement through print media, electronic media, paper media, internet and various ways. और इसमें जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस होते हैं उसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ लेबर सप्लाई करते हैं. हम ये कहते हैं कि कहाँ पे रिक्रूटमेंट देना होगा, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में देना होगा या जनरल अनाउंस करवाना होगा या जनरल पेपर में देना होगा, कहाँ से हमको इस तरह के लेबर मिल सकते हैं. हम लोग जानते हैं कि इसके लिए जो कंपनियां होती हैं, जो टेक्निकल कंपनियां होती हैं, वो कैंपस में जाती हैं, कैंपस सिलेक्शन करती हैं. उनको पता है कि उनको जैसे लेबर चाहिए, टेक्निकल स्टाफ चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, तो वो बेसिकली आईटी कॉलेजेस में जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेजेस में जाती हैं और वहां से वो कैंपस सिलेक्शन करती है. तो वो एडवर्टाइजमेंट कहाँ करेंगे, रिक्रूटमेंट कहाँ से करेंगे, इसके लिए उनको सबसे पहले लेबर सप्लाई के सोर्सेज को फाइंड करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है. आफ्टर दैट एसेसिंग देयर वैलिडिटी, और उसके बाद उनकी वैलिडिटी की जांच परख की जाती है. वो ऑर्गेनाइज जहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग किया है, जहाँ से उन्होंने पढ़ा है, उसकी वैलिडिटी वो चेक करते हैं. उनका एक कैंपस सिलेक्शन के लिए वो एक टेस्ट भी ले सकते हैं या एक इंटरव्यू भी वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. तो वो उनके कागज डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं, तो वैलिडिटी करते हैं वो. उसके बाद चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्सेज, उसके बाद से वो सबसे मोस्ट सुटेबल जो सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए लेबर सप्लाई के, उसको वो चूज करते हैं. और देयर आफ्टर दे इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स, और उसके बाद वो कैंडिडेट से उसके निमित्त वो आवेदन मांगते हैं, आवेदन इनवाइट करते हैं. और लोग जब अप्लाई करते हैं फिर वो उसको सॉर्टिंग करते हैं. सॉर्टिंग करने के बाद वो जो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स हैं उनको वो कॉल लेटर भेजते हैं और उसके बाद उनको विभिन्न रिटेन और वाइवा के थ्रू उनका सिलेक्शन करते हैं. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट which is adopted by every organization for better and quality human resource. I hope that you all understand the why evolution of human resource management within organization, what is the need of evolution of human resource management, and what is human resource management, and what is the responsibility of human resource management in an organization. After that, you also understand the staffing process. A staffing process consists, this is the very important question which is mostly asked in board examination, that describe the staffing process, and it is very general question, and we all have to be passed through, yani you all have to be passed through in this whole process in coming years. तो आपको भी ये सारे प्रोसेस से गुजरना है आने वाले दिनों में, if you willing to get a job in any organization. So you can easily understand these things: estimating, recruitment, selection, placement, training, performance appraisal, promotion and compensation, and meaning of recruitment. So you all are requested to make your notes in your homework notebook, and also remember the steps and also clear it all. Till then, bye, take care, stay home, safe home.